एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी किसी भी परेशानी को लेकर परेशान नहीं होता था, बल्कि कभी कोई समस्या होती तो उस समस्या के निदान के बारे में सोचता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उस बुद्धिमान कौवे से अपने काम के लिए सलाह लिया करते थे। पूरे जंगल में सभी जानवर और सभी पक्षी जानते थे कि कौवा बहुत समझदार है और सब कौवे की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक था। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई। सारे पक्षी और सारे जानवर यह सोच के परेशान हो गए कि आखिर अब हम पानी कैसे पिएंगे, अब हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। टिंकू बंदर ने रेनी बकरी से कहा, अरे रेनी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही और आसपास के सभी तालाब भी सूख गए। अब तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। मैंने तो कल से पानी नहीं पिया है। हाँ टिंकू भैया, तुम सही बोल रहे हो। मेरे गले से तो आवाज ही नहीं आ रही। मारे प्यास के मेरी हालत खराब हो रही है। अब तो ऐसा लगता है रेनी कि हमें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। पानी मिल नहीं रहा और आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है। हाँ टिंकू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। इस तरह से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। बात भी सही थी, आखिर कोई प्यासा कब तक रह सकता है भला। सारे जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जाने लगे। हालांकि बारिश का मौसम नजदीक था, मगर प्यासे जानवरों को भला धैर्य कहां से आता। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने अपने मन में सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, बारिश ने तो आ ही जाना है। इसलिए कौवे ने जंगल छोड़कर ना जाने का फैसला किया। हालांकि जो जानवर जा रहे थे, उसमें से मोटू हाथी ने कौवे को समझाने की कोशिश की। अरे कौवा भाई, हम सभी इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत हो गई है। तुम भी हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पर प्यासे मरना पड़ेगा। मोटू भाई, मुझे विश्वास है कि बारिश का मौसम जल्दी शुरू होगा और यहाँ फिर से पानी पानी होगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर ना जाऊं। अरे कौवा भाई, बात मान जाओ। हम पास के एक जंगल में जा रहे हैं जहाँ एक तालाब है, वो सूखा नहीं है। तुम भी चलो, जब बारिश का मौसम आएगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। माफ करना मोटू भाई, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ, शायद कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बर्दाश्त किया, पर मारे प्यास के उसकी हालत खराब हो गई। कौवा पेड़ से दूसरे पेड़ पे गया, फिर वहां से तीसरे पेड़ पर गया, मगर उसे कहीं भी पानी ना मिला। कौवे की तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। कौवे के शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो उड़ सके, क्योंकि मारे प्यास के वो कमजोर हो गया था, थक गया था। कौवे की नजर अचानक एक घड़े पर पड़ी। कौवा
उड़कर उस घड़े पर जा बैठा। उसने देखा कि घड़े के अंदर पानी था, मगर वो नीचे था। अब कौवा घड़े के अंदर तो जा नहीं सकता था। कौवा सोच में पड़ गया कि अब कैसे इस पानी को पिया जाए, क्योंकि अब वो चोंच मारकर घड़े को तोड़ भी नहीं सकता था। कौवा तो था ही अक्लमंद, वो था ही होशियार। कौवे की नजर आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। उसके मन में ये ख्याल आया, ये युक्ति आई कि अगर इन कंकड़ों को इकट्ठा कर कर घड़े में डालना शुरू करूं, तो पत्थर जैसे जैसे नीचे बैठते जाएंगे, पानी वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। कौवे ने वैसा ही किया और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। हालांकि इसके लिए कौवे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर अंत में कौवे को पानी मिल गया और जितना पानी ऊपर आ गया था वो कौवे के पीने के लिए 10 से 15 दिन तक पर्याप्त था। इस तरह से कौवे ने बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली और उसकी प्यास भी बुझ गई। और कुछ ही दिनों में वहां बारिश का मौसम भी शुरू हो गया और वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बच्चों, हमारी जिंदगी में भी जब भी समस्याएं आए तो हमें उन समस्याओं के बारे में कम, उसके निदान के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी हिम्मत भी नहीं टूटती और हम उन समस्याओं से पार पा जाते हैं, यानी हम उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। एक पेड़ पर एक तोता रहता था। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तोता जब भी पेड़ पे कहीं से कोई फल लाता तो वो अपने खाने के साथ साथ फल का एक टुकड़ा सांप के लिए भी गिरा दिया करता था। इस तरह से दोनों बहुत मिलजुल के रहा करते थे। अक्सर एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। और भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? मुश्किल क्यों होती है? अरे भाई, जब मैं नया था तो मैं चूहे को पकड़ने के लिए दूर दूर चला जाता था, लेकिन अब मैं पुराना हो गया हूँ तो अब मुझसे चला नहीं जाता, तो इस वजह से मैं यहीं रहता हूँ। आजकल बाहर भी नहीं निकलता। कोई बात नहीं दोस्त, तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं जब भी कुछ भी खाऊंगा तो अपने साथ साथ तुम्हारे खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्त, मेरे बुढ़ापे के सहारे तो तुम ही हो, और मैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ से देख रहा हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे माँ बाप को एक बहेलिये ने मार दिया था। उसके बाद से तुम उदास उदास से पेड़ पर बैठे रहते थे, तो फिर मैंने धीरे धीरे तुमसे बात करना शुरू किया। तब तुम्हारा मन धीरे धीरे बहलने लगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद है कि मैं बचपन से ही तुमको यहाँ पर अपने साथ देखता आ रहा हूँ। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ सेब के बागीचे में। इतना कहकर तोता उड़ गया
सांप भी अपने बिल के अंदर चला गया। एक दिन की बात है, सांप जड़ के नीचे बैठा बैठा बाहर लोगों को आते जाते देख रहा था और तोता डाली पर बैठा हुआ कोई फल खा रहा था। तोता बहुत मीठी आवाज में बोल भी रहा था। वो इतनी जोर से बोल रहा था कि सांप ने उससे बोला, अरे भाई, इतनी जोर से क्यों बोलते हो? राह चलते किसी बहेलिये की नजर पड़ी तुम पर तो बहुत मुश्किल होगी। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ। इन दोनों की बातें चल ही रही थी, तब तक सांप ने देखा कि एक बहेलिया पेड़ के पीछे से तोते पे निशाना लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब सांप ने ये सोचा कि अगर मैं तोते को बताऊं तो वो डर जाएगा। सांप बहेलिये को नजदीक आता देख रहा था। सांप ने जब पेड़ के ऊपर देखा, उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बाज उड़ रहा था और वो भी तोते पे नजर गड़ाए हुए था। सांप ने ये सोचा कि आज मेरा दोस्त ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ है। बस फिर क्या था, सांप ने अपना फन उठाया और धीरे धीरे सरकते हुए बहेलिये की तरफ बढ़ने लगा। बहेलिया एकटक होकर तोते को ऊपर देखे जा रहा था। उसने धनुष में अपना बाण चढ़ा रखा था। सांप ने जल्दी से जाकर उसके पैर में जोर का डंक मारा, जिससे उसका तीर छूट गया और तीर तोते को ना लगते हुए तोते के ऊपर उड़ रहे बाज को लग गया, जिससे वह बाज नीचे गिर गया। बाज घायल हो गया और बहेलिये को सांप ने डंक मारा था। बहेलिया भी अपना तीर धनुष छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। तोते को बहुत बाद में पता चला कि उसके ऊपर इतना बड़ा संकट था और उसके दोस्त ने उसको बिना बताए उसके संकट को टाल दिया। बच्चों, हमारे सच्चे दोस्त भी इस तरह ही होते हैं। चाहे वो हमारे साथ रहे ना रहे, पर पीछे वो हमेशा हमारी भलाई करते हैं। मगर दोस्त सच्चा हो तभी। इसलिए जीवन में हमें सच्चे और अच्छे दोस्त जरूर बना के रखने चाहिए। साथ ही साथ खुद को भी बहुत अच्छा बनाए रखना चाहिए, ताकि आपसे दोस्ती करके किसी और के अच्छे दोस्त की तलाश पूरी हो सके। एक चोर था। उसका नाम था राजू। हालांकि था तो वो चोर, मगर वो एक निहायती ही शरीफ इंसान था। वो चोरी इस वजह से करता था ताकि जिन लोगों के पास पैसे हैं उन लोगों के पैसे चुराकर गरीबों में बांटे जा सके। राजू बहुत ही शातिर चोर था। वो पुलिस की पकड़ में आता ही नहीं था। दिल्ली के रोहिणी में एक घर में चोरी हुई। उस घर के मालिक सोहन लाल जी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने थानेदार को बताया, अरे कोतवाल साहब, कल रात को मेरे घर पे चोरी हो गई। मेरे 8,000 रुपए चोर चुरा ले गया। अरे सोहनलाल जी, आप तो रात तक जगते रहते हो, आपके घर कैसे चोरी हो गई? नहीं, मैं कल अपने ससुराल गया था जब भी ये घटना हुई। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। हम उस चोर को पकड़ लेंगे और उससे आपके पैसे भी दिला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कोतवाल साहब। यार,
पता करो ये नया चोर कौन आया है। इस एरिया के जितने भी चोर हैं उनका तो हमें पता है, ये नया कौन आया है जो हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा। सर, वो कहीं रामनगर वाला खेमू तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो नहीं, पता लगाओ ये दूसरा है कौन। इस तरह से उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अगले दिन फिर मिश्रा जी के घर में चोरी हो गई। मिश्रा जी के घर से तो 1 लाख रुपए की चोरी हुई। मिश्रा जी भी थाने गए और रिपोर्ट लिखाकर वापस आ गए। होता सिर्फ यही था, चोरी हो जाती, लोग जाकर थानेदार को रिपोर्ट कर देते और वापस चले आते। मगर वो चोर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। एक दिन हुआ कुछ यूं कि राजू एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। उस घर में जो भी सामान था उसे समेटकर राजू भागने लगा। तभी उस घर का कुत्ता दरवाजे के सामने आ गया और ऐसे आया कि अब राजू का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वहां से राजू निकल ही नहीं सकता था। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। राजू जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता, कुत्ता भी आगे बढ़कर काटने को तैयार हो जाता। राजू की मुश्किल बढ़ गई। इतने में मोहल्ले वाले भी जाग गए और उन लोगों ने राजू को पकड़ लिया। राजू को पकड़ने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आई, इतने में वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई। इतने में एक औरत बोली, अरे इस बेचारे को क्यों पकड़ रखा है? ये तो हमारा राजू है। ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। इसने तो कल मेरी बेटी का इलाज करवाया था। अगर ये ना होता तो कल मेरी बेटी मर जाती। हाँ हाँ, ये तो हमारा राजू है। आज मैं इसी की वजह से ये दुनिया देख पा रहा हूँ। पिछले महीने इसी ने मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया था। इसी तरह भीड़ में से बहुत सारे लोग उस चोर की खूबियां गिनाने लगे। अब पुलिस वाले यह सुन के हैरान हो गए कि एक इंसान एक समय पे अच्छा और बुरा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। या तो वो चोर है या तो वो बहुत ही अच्छा इंसान। देख लड़के, सच सच बता दे तू है कौन, वरना ऐसी धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। माफ़ करना सर, मैं तो एक चोर ही हूँ, मगर मैं चोरी सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि उन पैसों से जो गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद कर सकूं। जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं वो गरीबों को कुछ नहीं देते, उल्टा उनका शोषण करते हैं। मेरे से यह सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ये चोरी का रास्ता अपनाया। इतनी देर में उस शहर के विधायक भी वहां पहुंच गए। विधायक भी पुलिस वाले और उस चोर की बातें सुनने लगे। पुलिस वाले ने फिर पूछा, तुमने किस किस के पैसे चुराए हैं? मैंने परसों मिश्रा जी के घर से 50,000 रुपये चुराए थे। उसके 8 दिन पहले सोहन लाल जी के घर से 8,000 रुपये चुराए थे। और उन पैसों का तुमने क्या किया? मैंने उन पैसों को अनाथ आश्रम में दे दिया। बाकी पिछले महीने जो पैसे चुराए थे उन पैसों से कुछ लोगों के आंख बनवा दिए और कुछ लोगों का इलाज करवा दिया। जब तुम्हारे इरादे इतने अच्छे हैं तो तुम मेहनत करके क्यों नहीं कमाते?
क्योंकि मेहनत करने पर भी बहुत कम पैसे देते हैं लोग। जो बड़े पैसे वाले हैं वो बहुत कम पैसे पे काम कराते हैं, इसलिए मैं यह काम कर रहा था। अब आपको जो सज़ा देनी हो मुझे दे दो। पुलिस वाले और चोर की बातें सुनकर उस शहर के विधायक ने बोला, मैं बहुत देर से तुम लोगों की बातें सुन रहा था। राजू, तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम है। आज से वो शोरूम तुम चलाओगे और उस शोरूम से जितनी कमाई होगी उसका 50% तुम रख लेना और 50% मुझे दे देना। यानी आधे पैसे तुम्हारे, आधे पैसे मेरे। और इस तरह से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से तुम दूसरों की मदद करना। राजू, तुमने भलाई के लिए गलत काम किया था, इसलिए मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूं। मोहल्ले वाले लोगों ने भी राजू को माफ कर दिया। उसके बाद राजू एक आम इंसान की जिंदगी जीने लगा और शोरूम से आए हुए पैसों से अब वो लोगों की मदद करता था और दूसरों के काम आता था।